लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। श्रोताओं, ये जो कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में हमें बाहर का बहुत ही कम खाना है। आप सोचते होंगे कि चाट समोसे खा रहे हैं या बाहर का खुला हुआ भोजन खा रहे हैं तो इससे भी कोरोना हो सकता है। तो देखिए, कोरोना हो या ना हो, लेकिन ऐसे मौसम में या फिर खुला हुआ आप खाना खाएंगे जैसे चाट समोसे, तो अन्य बीमारियां होने की संभावना जरूर बढ़ जाती है, खासकर बारिश के मौसम में, और जो काफी खतरनाक भी हो सकती हैं। आपने सुना होगा कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, लूज मोशन, पेट में दर्द होना या सर्दी जुकाम बनना, ये अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए बाहर का खाना खाने से परहेज करें, क्योंकि खाना खाने से कोरोना नहीं होता है, यह बात तो सिद्ध है। लेकिन अगर खाना बनाने वाले को कोरोना है और आप संपर्क में आ गए तो कोरोना जरूर हो जाएगा। इसलिए घर का बना हुआ पौष्टिक खाना ही खाएं, और खासकर इस मौसम में खाने पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। वर्तमान हालातों पर अपने विचार कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए आप हैं डॉक्टर आरपी तिवारी, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। आदरणीय मित्रों, हम सभी वर्तमान समय में कोविड-19 की भयंकरता से भयाक्रांत होकर अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। इस महामारी से समूचे विश्व में लाखों जीवन की इतिश्री हुई है। मानव की तमाम गतिविधियां अवरुद्ध होने से हमारी प्रकृति सज संवर गई है। पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होकर निखर गया है। प्राणवायु और जल शुद्ध होकर स्वच्छ हो गए हैं। 200 से 250 किलोमीटर की परस्पर दृश्यता कदाचित हम सभी ने अपने जीवन काल में पहली बार देखी है। बस इसी द्वंद के बीच कोरोना का संदेश लेकर मैं डॉक्टर आरपी तिवारी, राजेंद्र, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय पलेरा, जिला टीकमगढ़, आपके समक्ष एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। बस तेरे एक प्रहार से ही मानवता घुटनों पर आई, हे सूक देश के काल प्रबल, सबने देखी निष्ठुरताई, कर प्रकृति पटल पर दृष्टिपात, तेरे प्रहार का काल ग्रास, दिखती चहु और भयंकरता, जो आया तेरे आसपास। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि चीन के माध्यम से निकला यह यमदूत मानवता को कोई संदेश देने आया है। आज हमने इस धरती को परमाणु बमों से भर दिया है। मानव आज अति शक्तिशाली बनने की होड़ में मानवता को ही समाप्त करने का कुचक्र चला बैठा है। अणुशक्ति न से मैं चूर राष्ट्र, नतमस्तक सब तेरे आगे, कहने को जो है महाशक्ति, हो गए ध्वस्त तेरे आगे। मानव ने क्या किया है, जरा इसे हम समझें। मानव हो गया बावला था अहंकार से चूर चूर, कहीं अत्याचार अनीति, कहीं छीना अवनी अंतशी नूर। मां धारित्री की चेतनता को जब छिन्न भिन्न था कर डाला, धर्मों क्षेत्रों में बांट बांट कलुषित इतिहास रचा डाला। कहीं नौच खसोटी कत्लेआम, कहीं धोखा छीना झपटी भी, जब तूने एक नेत्र खोल देखा, डर गए सभी कपटी लोभी। कोरोना ने क्या किया है, जरा इसे ध्यान से समझें। मानव की अति उद्दंड प्रवृत्ति को खंड खंड कर डाला है, बदले में प्रकृति को संवार अनुपम स्वरूप दे डाला है। अब दिखता वातावरण स्वस्थ, हैं जीव धरा के सभी मस्त, पक्षी कलरव और नाद करें, हैं नदी पवन सब आज स्वच्छ। कोरोना आज जो संदेश दे रहा है उसे समझें। मेरा अंतिम संदेश यही, मत करो प्रकृति से छेड़छाड़, ना कर बिहार तू असंतुलित, तू अपनी तृष्णा को पछाड़। है अब भी समय संभल जाओ, जैविक अस्त्रों को मत लाओ,
अब जियो और जीने दो का संदेश विश्व में फैलाओ। इस काल प्रबल का ये संदेश स्वीकार हमें करना होगा। इस काल प्रबल का ये संदेश स्वीकार हमें करना होगा। आवश्यकता का अंश मात्र माँ धरती से लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे डॉक्टर आरपी तिवारी, पलेरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, जो कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रहे। श्रोताओं, अनलॉक का समय है तो ऐसे समय में बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। अब ऐसे में कई लोग ऐसे पेशेंट भी हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होता है। अब वो तो बच गए, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है और आप ऐसे भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो आपको कोरोना आसानी से हो जाएगा। आपको करना क्या है, जब भी आप ऐसे इलाकों में जाते हैं, बहुत जरूरी काम हो तभी जाइए, और जाते हैं तो मुंह और नाक को मास्क से कवर करके रखिए, और आंखों पर अगर आप चश्मा पहनते हैं
तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप धूप वाला चश्मा भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे आपके आंख, नाक और मुंह की सुरक्षा होगी। और जब भी आप बात करते हैं ऐसे इलाकों में किसी से और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि यार मास्क उतार लो फिर बात करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मास्क पहने ही बात करनी है अब सामने वाले को, जिससे आप और सामने वाला पूरी तरह सुरक्षित रहे। और जब आप ऐसे भीड़ वाले इलाकों से घर वापस आते हैं तो कृपया बिना हाथों को सैनिटाइज किए या बिना हाथ पैर धुले घर के अंदर प्रवेश मत कीजिए, क्योंकि ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह से वापस आते समय बहुत ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। कोरोना से संबंधित समसामयिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने फोन किया है डॉक्टर वंदना गुप्ता, जो सागर से हैं। आइए सुने इनको। जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, हम बात करना चाहेंगे कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं आप? बचपन से हमें बहुत शौक रहा है पेड़ पौधों का, और ये कहें कि हमारे माता पिता को भी बहुत शौक रहा है। तो हम लोगों ने बचपन से बहुत मेहनत करके पेड़ पौधे लगाते थे, घर में ही सब्जियां लगा ली, घर में ताजी भिंडी टिफिन में बना के दे दी, सब कुछ कर दिया। तो ये शौक है जो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक ऊर्जा से आपको भर के रखता है। तो ये जब से मेरा सागर में विवाह हुआ, मुझे 26 वर्ष हो गए, तो हमने यहाँ आकर के वो मुहिम चालू रखी। मेरे ससुराल में एक बड़ी छत थी, मैंने वहाँ 10-20 गमले से शुरुआत की और बहुत सुंदर उसको 2-4 महीने में ही बहुत सुंदर बगीचा बना दिया। और फिर जब हमने अपना हॉस्पिटल बनवाया तो उसमें हमने छत पे बगीचा बहुत सुंदर बनाया। तो ये पौधे क्या होते हैं, आपके दिमाग को तरोताजा रखते हैं, और ये बहुत बड़े गुरु हैं, देव हैं, और हर समय आपको मार्गदर्शित करते हैं। जी जी जी। तो मैं अपने छत पे ही मैंने एक छोटी नर्सरी भी बनाई है, और ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। जिन पे पौधों की कटिंग की, उसको खोस दिया तो वो पौधा तैयार हो जाता है। जहाँ बीज गिरे हैं, गमलों में छोटे छोटे पौधे निकल आए, उनको उठा के एक छोटे उसमें रख दिया पॉट में, तो वो बन गए। तो ये मेरी नर्सरी बिना मेहनत के तैयार हो जाती है। मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज में, तो ये तैयार हो जाती है। मैं प्रतिदिन एक पौधे का दान बरसों से करती चली आ रही हूँ। और जो संरक्षित वैरायटी है, जिनका संरक्षण पूरे राष्ट्र लेवल पे भी हो रहा है, जैसे ब्रह्म कमल, तो ये इसको भी हमने 20 साल पहले हम लेके ये उत्तराखंड से एक पत्ती लेकर के आए थे। तो वो उससे हमने पौधा बनाया, और वो पौधा उसने 10 साल बाद फूल दिया और आज भी संरक्षित है। मैं कई पौधे इसको लोगों को दान दे चुकी, इसकी भी। इसी तरह बहुत सी वैरायटी है, जहां जाती हूँ यही शौक है, इसी को लेके आती हूँ, बीज ले आती हूँ, लगाती हूँ अलग अलग जगह से जी। तो ये बहुत आपको सुकून देता है। और इसके लिए मैंने जब पौधा देती हूँ तो उस पे एक स्टिकर लगा देती हूँ, जो मेरी ही लिखी हुई पंक्तियां हैं कि नहीं है बाग बगीचे तो क्या, चलो गमलों में पौध लगाएं, छत पर पेड़ लगा करके घर आंगन को स्वच्छ बनाएं, प्राणवायु मिलेगी पौधों से, प्राणों का आयाम बढ़ेगा, जीवन जो भी दिया प्रभु ने वह काल मृत्यु का ग्रास बनेगा। तो ये देती हूँ। और मेरे ही जीवन की अपने ही लिए प्रेरणा लेने के लिए मेरी 2 पंक्तियां हैं कि फूल कहे मुरझाना फिर भी, फूल कहे मुरझाना फिर भी, मुस्काओ जब तक जीवन, और खुशबू सबके हृदय समा दो, ऐसा तुम कुछ करो जतन। बहुत बढ़िया। तो ये पर्यावरण है जो हमको रात दिन जागरूक करता है, तमाम समस्याओं का समाधान देता है। जब हम वहां टहलते रहते हैं तो हर एक जीवन की हर समस्या का समाधान प्रकृति की गोद में है। जी, कोई ऐसी समस्या नहीं जो प्रकृति से समाधान ना हो पाए। जी मैडम जी, अगले चरण में हम पूछना चाहेंगे कि अभियान चल रहा है जिसका नाम है वैचारिक स्वच्छता अभियान। जी, इसकी आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आखिर ये वैचारिक स्वच्छता अभियान है क्या? वैचारिक स्वच्छता अभियान माँ बहन बेटी गालियां जो हम बात बात पे देते हैं, और एक तरीके से कहें कि ये पुरुष इसको बोलने पे एक उसको लगता है कि इन शब्दों में ऐसी ताकत है कि जो हम किसी पे रौब डाल सकते हैं, हावी हो सकते हैं। सही बात है जी, जबकि ये अपशब्द है। और आप देखिए संविधान में इसके विरुद्ध धारा है, और हर शहर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जहां भी भारतीय समाज है, हम वहां पे सभी लोग इन गालियों का उपयोग करते हैं। मगर धारा होने के बावजूद भी बहुत बड़ी विडंबना है कि एक भी केस इस धारा के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं हुआ। जी 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 जी। इतना उसको आम बोलचाल में सामान्य मान लिया गया, जबकि ये आधी आबादी की अवमानना है महिला शक्ति की। जी अधिकांशतः लड़ाई में महिला का कोई रोल नहीं होता, मगर हम उसकी माँ को, उसकी बहन को और बेटी को इन शब्दों के माध्यम से उसमें लेते हैं। तो ये खुलेआम बलात्कार की धमकी है, जिससे पूरा समाज पीड़ित। तो कहा जाता है हर 15 मिनट में भारत में एक बलात्कार हो रहा है, या शायद इससे भी कम समय में हो रहा है। जी। तो ये जहां पे इस प्रकार की ये रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो कितने केसेस हैं। तो ये मानसिकता, मेरा मानना है कि इतनी धाराएं बन गई, इतना निर्भया के बाद सब कुछ हो गया, मगर ये कम नहीं हो रही है मनोवृत्ति। तो कहीं ना कहीं कुछ है। तो ऐसी विचारधारा, जो ऐसे शब्द जो इस विचारधारा को पुष्ट करते हैं, हमको रोकना चाहिए। जहां कोई पुरुष गाली देता है, इस प्रकार के अपशब्द बोलता है, वहां महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, फटाफट हट जाती हैं, घर के दरवाजे खुले बंद कर लेती। क्यों? ये भय पैदा करता है। उनको लगता है ये व्यक्ति जो बोल रहा है, जो इसका विचार है, कभी कर्म में भी परिवर्तित हो सकता है। जी जी। तो मैंने इसके खिलाफ मुहिम चलाई और इसको राष्ट्रव्यापी अभियान दिया। 17 सितंबर को नो एब्यूज डे घोषित किया और इसकी ये पंक्ति है मेरी, स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए, माँ बहन बेटी गालियां अब बंद होना चाहिए। तो ये हमारा इसका मिशन है और इसको मैं लेके आगे बढ़ रही हूँ, जागृत कर रही हूँ लोगों को, क्योंकि धारा बदलना या कानून बनाना, इससे समाज नहीं सुदृढ़ होता, नहीं तो सब अपराधी खत्म हो जाते। अंदर से जागो, और इसके लिए मैंने एक अपनी प्रोजेक्ट लिए बनाया है, जागृति से प्रगति, और जागो और जगाओ तुम नया सवेरा लाओ। तो ये मेरी मुहिम पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में आगामी 17 सितंबर फिर आने वाला है। इस पे एक पिक्चर भी तैयार कर ली थी, कोरोना काल के कारण वो अभी हमारी बॉम्बे में है, एक दिन का उसमें वर्क बाकी है। सो वो जब पूरा होगा तो उसका प्रोमो भी आएगा। जी 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 जी। एक तरह से विचारों की स्वच्छता के लिए चलाया गया ये अभियान है, वैचारिक स्वच्छता अभियान। जी बिल्कुल। अच्छा। तो स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए मुझे लगा कि ये वैचारिक स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साफ सुथरे हम ऑफिस के अंदर बैठ जाते हैं, हो सकता है उसको स्वच्छता में अवार्ड मिल गया हो उस ऑफिस को, मगर अगर वहां पे बैठी हुई कोई महिला, अगर उसके साथ कोई गलत काम होता है, वहां पे बैठे हुए लोग जो विचार से अगर अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आया। तो वैचारिक स्वच्छता होना भी बहुत आवश्यक है, तभी हम स्वच्छ भारत मिशन का पूर्ण होता है हमारा। जी जी। मैडम जी, जीवन के इतने सारे क्षेत्रों से आप जुड़ी हुई हैं, एक क्षेत्र और जो अभी छूट रहा है कि आप साहित्य जगत से भी जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका इस साहित्य जगत की तरफ कैसे रुझान हुआ? बचपन से मेरी आदत थी, कुछ गा रहे, कुछ बोल रहे और उसमें कुछ लिख रहे। माँ शारदा की कृपा से कब उसमें परिवर्तित हो गया पता नहीं चला। मगर मेरे पिताजी, जिनकी एक कविता मैंने वो प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी रहे और उनकी मैगजीन वहां से प्रकाशित हुई थी 56-57 में। तो वो मैगजीन जो है वो आज भी मैंने सजो के रखा हुआ है। तो उनकी वो एक कविता थी, पथ रोया नैना पथराए। वो मुझको, जो उनकी कविता थी, मैं बार बार पढ़ती थी, तो शायद उसने हमारे अंदर आप कह सकते हैं जेनेटिकली बैठे हुए कवि को, जो पिता से वो इनएक्टिव स्टेज में था, उस कविता ने एक्टिव किया। और मैं कब लिखने लगी, जब भी लिखती थी तो ईश्वर की दया से लोग उसको अप्रिशिएट करते थे और हम आगे बढ़ते गए। जी 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 जी। तो ऐसी कोई रचना जो आपने लिखी हो, जो कोरोना के समय में समाज को एक नई दिशा दे सके, जो आप हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को और हमें सुनाना चाहें? इसी बीच ये बताना चाहूंगी कि मैं लिख के ही आज तक सबको शुभकामना देती रही। जी जी जी। विद्यार्थी जीवन से जी। और आज भी कम से कम 4-5 हजार शुभकामनाएं मैं दे चुकी हूँ लोगों को। शादी है, मुंडन है, इवन कोई ना भी रहे तो सामाजिक जितने कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक और ये अमांगलिक कहा जाए, मृत्यु उपरांत भी,
सब जगह मेरा लिखा हुआ एक शुभकामना जाता है, वो शुभकामना जाता है और ये हमारा श्रद्धांजलि जाती है। तो साहित्य को ऐसे मैंने समाज के अंदर स्थापित कर लिया है, अपने अंदर निहित कर लिया है। जी 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 जी। जी, तो आपने कोरोना की बात करी, तो ये कोरोना काल में लेखनी ने जो हमको प्रेरित किया, तो मैं अब लोगों से ये कहना चाहूंगी कि बहुत लापरवाही बढ़ती जा रही है, जबकि कोरोना इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है। तो पहले 2 पंक्ति कहना चाहूंगी कि बंधुओं, कोरोना की महामारी समझो, नादानी को छोड़ो, अपनों से तुम दूर रहो, पर अपनापन ना छोड़ो। जिम्मेदारी से अपनी तुम मुख हरगिज ना मोड़ो, सामाजिक दूरी अपनाओ, सामाजिक दूरी अपनाओ और कोरोना को तोड़ो, और कोरोना को तोड़ो। और इसके साथ ही जो कोरोना कैसे इसको हम दूर भगा सकते हैं, और जो शासन की गाइडलाइन है कैसे हम उसको वो कर सकते हैं, हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलो कोरोना दूर भगाएं, दूरी का महत्व समझाएं, दूरी ही बचाव है, इससे बात यही घर घर पहुंचाएं। 30 सेकंड हाथों को मलकर साबुन से धोएं, यह समझाएं, रुमाल लगाकर ही है छींकना, छींक से फैले यह समझाएं। बाहर निकले मास्क पहनकर, बाहर निकले मास्क पहनकर, कोरोना को घर ना लाएं, घर आते ही पैर को धोएं, पहने कपड़े बाहर लटकाएं। अफवाहों से दूर रहें हम, अफवाहों से दूर रहें हम, सरकारी सलाह अपनाएं, भारत से भागे कोरोना, जागृति से प्रगति समझाएं, बात यही जो सब अपनाएं, बात यही जो सब अपनाएं। और इसी के साथ हमें क्या अपना दिनचर्या रखनी है, उसके लिए भी 2 पंक्तियां बोलूंगी कि सादा जीवन उच्च विचार, करता ऊर्जा का संचार, रखो स्वच्छ अपना व्यवहार, रखो स्वच्छ अपना व्यवहार, जीवन कभी न हो लाचार, संयत खान पान अपनाओ, रोग विपत्ति दूर भगाओ, स्वस्थ रहो और ताकत पाओ, आशा उत्साह उमंग बढ़ाओ, आशा उत्साह उमंग बढ़ाओ, और सावधानी को कभी न छोड़ो, सावधानी को कभी न छोड़ो, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। यही मेरा कहना है। जी जी जी, बहुत अच्छी लाइनें थी आपकी, बहुत अच्छी पंक्तियां थी जो समाज को इस समय में सही दिशा दे सकती हैं। मैडम जी, आपकी रचनाओं के साथ साथ हम आकाशवाणी छतरपुर के माध्यम से एक गीत आपके रेडियो सेट पर हम पहुंचाना चाहेंगे, जिसे आप और आप अपने परिवार के साथ सभी लोग मिलकर सुने। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने। मैडम जी, आपसे बात हुई, इतनी अच्छी जानकारी आपसे मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छतरपुर आका घर से बाहर अपने व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं और आप सार्वजनिक वाहन का उपयोग करते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अगर सार्वजनिक वाहनों में होने वाली भीड़ के माध्यम से कोरोना नहीं फैलता तो इतने समय से न ट्रेनें बंद होती, न बसें बंद होती, न ही यातायात के अन्य साधन बंद किए जाते। इसलिए इस बात को समझें कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से या सार्वजनिक वाहनों में सफर करने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको मजबूरी बस अपने काम के लिए सार्वजनिक वाहनों के माध्यम से यात्रा करनी ही है, तो उसमें कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो आप जिस बस में जा रहे हैं उसमें सीमित संख्या में यात्री हो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा भीड़ हो बस में। और बस में सफर करते समय आपको मास्क उतारना नहीं है, मास्क आपको पहने रहना है। बहुत ज्यादा भीड़ है तो बस में ना चढ़ें। और कंडक्टर को भी कहें कि जो सरकारी नियम बनाए गए हैं इस महामारी के लिए उनका पालन करें और बस में ज्यादा लोगों को ना चढ़ाएं। इसके अलावा ऐसे समय पर जाएं जब भीड़ बहुत कम होती हो, मतलब आपको ऐसे समय में अपनी यात्रा करनी है जिस समय भीड़ बहुत कम होती है। तो इस तरह से छोटी छोटी सावधानियों का आप पालन करते रहेंगे
और अनावश्यक रूप से आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कोरोना जैसी महामारी से बचे रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार।